तो आज हम डिस्कस करेंगे आर एस शर्मा के चैप्टर 1 की प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व कि जो ये हम बुक पढ़ेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम पढ़ किस ले रहे हैं। वैसे मोस्टली लोग मानते हैं कि ये जो 6 चैप्टर हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए वो पढ़ते नहीं हैं इसको, ये 6 चैप्टर पढ़ते नहीं है। वो मानते ये पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता से पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आएंगे। बट मैं कहूँगी आप एक बार ये भी पढ़ लें। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो बहुत सारे मकसद हैं, एक नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी वीडियोस और से अलग कैसे है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी आर एस शर्मा को लेकर, उन्होंने बना रखी 1 घंटे की 1.5 घंटे की एक चैप्टर की। देखिए 1-1.5 घंटे की हम देखेंगे, फिर हम खुद से नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगता है। और जो कि वो पढ़ाते हैं बिल्कुल बुक टू बुक पढ़ाते हैं। तो फिर मैं शॉर्ट टाइम में आपको नोट्स दे रही हूँ साथ में, और अच्छे से पढ़ाऊँगी। और प्रॉपरली तो मेरा हिंदी मीडियम के लिए, पर इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी भी हिंदी नहीं बोल रही, वैसे तो है तो हिंदी में, बट कोई नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है। हाँ, मेरे पास कमेंट भी आया था, एक ही पर्सन ने कमेंट किया था कि आप यूपीएससी का नोट्स कहाँ से बनाते हो, कैसे बनाते हो। तो पहली बात, मैं बुक में से पढ़ के बनाती हूँ। सेकंड बात, मैंने कई नोट्स भी देख रखे हैं यूपीएससी के कैसे कैसे बना रखे हैं, तो उस हिसाब से। और मैंने कई लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं, ये भी नहीं है कि मैं प्रॉपरली सीधा आपको बता रही हूँ। नहीं, पहले मैंने कई ऐसे लेक्चर्स देखे हैं फुल्ली बुक के, 2-3 बार मैंने बुक भी पढ़ी अच्छे से, फिर मैं बुक पढ़ रही हूँ और आपके नोट्स बना रही हूँ। तो ऐसे नहीं कि मैं सीधे ही बना रही हूँ, मैंने बुक्स पढ़ी है और उसके बाद मैं नोट्स बना रही हूँ। और मैंने नोट्स भी देखे हैं, और मैं जो पढ़ाते हैं उनके लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं मैंने, तो उसके हिसाब से बना रही हूँ मैं। तो अब हम स्टार्ट करें। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें फर्स्ट चैप्टर में दे रखी हैं, तो वो मैंने इसमें लिखी नहीं, क्योंकि वो बात वैसे तो कॉमन सी है, पर मैं आपको बता दूँगी, जैसे कि आपको ये समझ में आए या ना आए। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था मैंने कि जो प्राचीन भारत है उसके अध्ययन के क्या क्या कारण हैं। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका पहले कारण देखते हैं। कारण है संस्कृतियों का विकास। हम प्राचीन भारत का जो इतिहास पढ़ेंगे, या हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, बनी कैसे, उसका पतन कैसे हुआ, कैसे इतने बड़े बड़े साम्राज्यों का साम्राज्य बने, साम्राज्यों का पतन हुआ। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हमें पता भी चलती हैं। हमें ये पता चलती है कि जो लोगों का विकास है वो कैसे, कब और कहाँ हुआ, कृषि की शुरुआत किस तरह से हुई है, लोग अपना जीवन यापन है वो कैसे करते थे, कैसे वस्तुओं का संग्रह करते थे, कैसे लोग अपना जीवन है, भोजन है, यातायात के साधन है, धातु का निर्माण, वो सारी चीज़ें कैसे करते थे, वो भी हमें पता चलेगा। अगर हम जो इतिहास का अध्ययन है उससे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे जो हम भाषाएं अभी बोल रहे हैं वो प्राचीन भाषाओं से ही कुछ मिलती जुलती शैली हैं। साम्राज्य का, जैसे मैंने पहले बताया है, विकास कैसे हुआ, कैसे पूरा साम्राज्य बना, पतन कैसे हुआ, क्या क्या रीजन्स थे। और हम उनको पढ़ के ये भी लगा सकते हैं कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें पता चलता है, जैसे कास्टिज़म है वो कैसे शुरू हुआ और हम कैसे निपटा भी सकते हैं। तो बात हम आगे भी करेंगे। तो ये बात है, लोगों को है ना, जब तक सभ्य नहीं माना जाता, जब तक वो पढ़ना या लिखने का कौशल नहीं जानते थे। ये बात मैंने इसमें नहीं लिखी है, पर एक मेरे को थोड़ी इम्पोर्टेंट लगी, इसीलिए मैंने बता दी। और भारत पे हमें पता है कई लोगों ने आक्रमण किया था, जैसे कि आर्यों ने, ग्रीक ने, इंडो आर्यों ने, हूणों ने, तुर्क ने, इन सब ने बनाया, और इससे हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा विविध हो गया। अब हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा विविधता है, ये बात हमें आज पता है, और हम इस तरह उन विविधताओं से आज मिल चुके हैं कि अब हमें ऐसा लगता नहीं है कि हाँ भाई ये हमारे कल्चर के बाहर की चीज़ें, ऐसा लगता है हाँ भाई ये हमारे कल्चर में ये ऐसे मतलब कि मिलजुल गई है कि अब हमें अलग सा महसूस नहीं होता। जो आर्यों को उत्तर में वैदिक व पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों के पहले की जो संस्कृति है उसको दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति या तमिल संस्कृति कहा जाता था, या उससे जोड़कर देखा जाता था। तो
आर्यों के बाद की संस्कृति को क्या, वैदिक संस्कृति, और आर्यों से जो पहले की संस्कृति है उसको बोलते हैं दक्षिण के द्रविड़ या तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखी हैं, तो वो ये रही, देखो जैसे कि 1500 से लेके 500 में वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृत शब्द भी पाए गए हैं। इसका मतलब अच्छा, हमारा ऐसा था कि संबंध था, उनसे व्यापार हो रहा होगा, लोग आते जाते होंगे, तो इसी से तो शब्द में पाए हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है साथ साथ में कि हमारे जो संबंध थे वे अच्छे थे एक दूसरे से। फिर संगम साहित्य जो प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है वो पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द इसमें पाए गए हैं, और वो कब लिखा गया है, वो ईस्वी पूर्व 300 से लेकर 600 तक लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हमें कई जगह मुंडा या कोलियन जो भाषा बोलते हैं उनके भी शब्द पाए गए हैं, जैसे कपास, नौकायान, खुदाई, डंडा इत्यादि शब्द हैं वो मुंडा भाषा से लिए गए हैं। इंडो आर्यन संस्कृति की है जो प्रचुर मात्रा में पाई गई हैं। इंडो आर्यन भाषा में कई बार द्रविड़ मतलब ये मान लो कि साउथ साइड के शब्द भी पाए गए हैं। तो इससे हमें भी पता चलता है कि हाँ भाई अच्छा व्यापार होता होगा, लोग जाते आते होंगे तभी तो शब्द मिल रहे हैं, या लोग एक दूसरे का साहित्य पढ़ते होंगे। भारत में है वो प्राचीन पहले से ही कई धर्मों की भूमि रही है, जो अब हम भी देखते हैं कि भारत में हिंदू धर्म भी है, जैन भी है, बौद्ध धर्म भी है, और अब तो बहुत सारे धर्म हैं, जबकि ये सारे धर्म तो इंडिया से ही निकले हैं। तो इन सभी धर्म और संस्कृतियों का आपस में सामंजस्य है, और लोग अलग अलग रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन जीवन शैली हमारी फिर भी बेशक अलग हो, पर विविधताओं के बावजूद भी हम एकता से रहते हैं। तो अब आगे जो इम्पोर्टेंट पैरा है वो है यहाँ वाला, जनपद। जनपद कहे जाने वाले राज्य या इकाई का नामकरण विभिन्न जातियों के आधार पर किया जाता था। ठीक है, जैसे पूरे देश का नाम किसी जो शक्तिशाली समुदाय था एक आर्य, तो उसके नाम भी रख दिया था आर्यवर्त। आर्यवर्त का जो मेन फोकस था वो था इंडिया का उत्तरी भाग और केंद्रीय भाग, और जो पूर्वी से पश्चिम जो समुद्र तट है ना, कच्छ साइड का, वहाँ का मतलब वहाँ तक था। दूसरा नाम भारतवर्ष है या भारत भूमि भी है। भारत नाम की जनजाति में एक बहुत शक्तिशाली थी, तो उससे नाम पड़ा है भारतवर्ष। तो वो ऋग्वेद और महाभारत में उसका उस जनजातीय परिवार का नाम मिलता है। उत्तरगुप्त कालों में भी उसका नाम मिलता है हमें। ठीक है, आगे हिंदू शब्द है वो ईरानी शिलालेखों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो ईरानी लोग थे ना, जो पहले तो बता देते हैं, जो ये शब्द है ये 5वीं से 6वीं शताब्दी के शिलालेखों पे मिलता है। यह संस्कृत की सिंधु से निकला है। हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु नदी है ना, जो इंडस नदी, वहाँ पे क्या था, ईरानी लोग सै नहीं बोल पाते थे, वो बोलते थे है, तो सै को है बोलते थे। तो इस तरह वो सिंधु की बजाय वो हिंदू निकल गए। तो हिंदू का जो मेन मकसद था ना, वो किसी उस टाइम पे धर्म से नहीं था, उस टाइम पे वो एक प्रादेशिक इकाई थे, न किसी समुदाय से था, न धर्म से, एक क्षेत्र से था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कई राज्य हैं जिन्होंने हिमालय से लेकर ब्रह्मपुत्र जो नदी है पश्चिम में आ गई सिंधु नदी तक अपने क्षेत्र को बढ़ाया है। उनको हम चक्रवर्ती कहते हैं। और ऐसे 2 राजा हुए हैं। पहला अशोक, जो आपको पता ही होगा, और इसके जो अभिलेख है वो भी मिले हमने, जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है, और जिसका हम पढ़ भी पाए हैं। और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक अशोक ने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरा समुद्रगुप्त, इसने भी एक बड़े पैमाने पे किया था। हम आगे चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। एक बात और, जो अशोक का टाइम था, जो 3री शताब्दी, उस समय में प्राकृत है वो बहुत बोली जाती थी, लेकिन बाद में है वो मतलब 4थी शताब्दी में संस्कृत ने राजभाषा का काम करना शुरू कर दिया था। प्राकृत की जगह लोग संस्कृत को अपनाने लगे थे राजकाज के काम के लिए। अब हम बताते हैं रामायण महाभारत। अगर हमें पता हो, अगर हम
किसी को बताना हो कि जो हमारा अतीत है वो एक गौरवशाली है, तो हम बता सकते हैं कि हमने 2 प्राचीन महाकाव्य लिखे हैं, रामायण और महाभारत। और दूसरी बात, हमारे जो कल्चर वो आपस में हम कितने सामंजस्य से, कितने प्रेम से रहते थे, वो हम बात का इस तरह पता चलता है कि जो महाभारत और रामायण है वो जितने अच्छे से हम साउथ नॉर्थ में पढ़ते थे, उत्तर भारत में पढ़ते थे, उतने ही अच्छे से लोग, मतलब कि उतने ही चाव से लोग साउथ में भी पढ़ते थे। तो इस तरह पता चलता है कि हमारे अंदर कितना भाईचारा था आपस में लोगों के बीच में। अब आगे है, देखो, भारत में एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास पर ध्यान देना भी जरूरी है, जो है जाति व्यवस्था, जो पूरे देश में फैल गई थी। और उसके बाद है वो ईसाई और मुस्लिम में पहले कास्ट नहीं होती थी, पर बाद में होने लगी। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान में हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री है वो तो बीत गया, तो अब हम क्यों पढ़ें, जो बीत गया उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा। पर हम क्यों पढ़ें वो यहाँ से पता चलेगा। हम इसीलिए पढ़ेंगे हिस्ट्री को ताकि हम कई प्रॉब्लम्स आज की हैं जो हम सोल्व कर सकें। कई बार हम कास्ट के ऊपर डिबेट देखते हैं, तो कास्ट की शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ था, वो हम पास्ट से जान सकते हैं, ताकि कोई डिबेट में ऐसे सीधा मुँह उठा के ना बोल दे, तो उसके पास फैक्ट हो कि हाँ भाई रियल में ऐसा हुआ था। तो इसमें कुछ इसलिए भी है, महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि कई लोग चाहते हैं जो प्राचीन संस्कृति थी या प्राचीन सभ्यता थी वो वापस वैसे आ जाए। ये बात भावनात्मक रूप से उन लोगों के लिए सही है कि हाँ भाई ठीक है, वे अगर रिस्पेक्ट करते हैं, पर कई लोग चाहते हैं कि जैसा पहले था ना वैसा ही हो, पहले लोग ऐसे रहा करते, कई बार सुना होगा आपने, अभी ऐसा होना चाहिए। तो रियली में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है नहीं कि आप जो पिछली कलाएं हैं उनको रख लें, उनको जो उन्होंने किए हैं, जो कला है, वास्तुकला, उनको संरक्षित कर लें, अपने इतिहास के प्रति है वो पढ़ें भावनात्मक रूप से, ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर नहीं कह सकते क्योंकि पहले हमारे पास इतनी संसाधन नहीं थे और ना ही इतनी सेवाएं थी जितनी आज है, और हम उस तरह जी भी नहीं पाएंगे जिस तरह इसमें भी बता रखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अतीत काल में लोगों के विविध क्षेत्र की उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक विज्ञान और तकनीक की बराबरी करने के लिए उन्नति पर्याप्त नहीं है। कि हाँ, हमने पीछे बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जो हमने आज की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से वो तो कहीं ज़्यादा आगे है ना, तो अगर हम वही अपना लेंगे तो वो नहीं है। दूसरी बात, उस समय है वो शूद्रों अतिशूद्रों के साथ भेदभाव किया जाता था, जो अब हम नहीं सह सकते। महिलाओं के साथ भी भेदभाव किया जाता था, न्याय व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, असमानता होती थी। दूसरी बात, जो प्राकृतिक आपदाएं थी वे भी लोग अच्छे से सहन नहीं कर पाते। सहन करने की बात ये है कि अभी हमारे पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संसाधन है, उस समय इतने संसाधन नहीं थे, ना ही लोगों के पास इतनी खाने का पैसा था, या क्या कहे, खाने का अन्न नहीं था, और साथ में लोग अकाल बाढ़ से जल्दी मर जाते थे क्योंकि उनके पास निपटने के लिए संसाधन नहीं थे। सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे रीति रिवाज थे, जो जैसे बाल विवाह हो गया, तो ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज थे जो खराब थे। और हम देखते हैं कई रीति रिवाज हैं जो अब भी हैं, तो हमें उनको भी बदलना होगा। इसीलिए भी इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। प्राचीन काल, मध्यकाल, उसके बाद के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद हैं। आप अगर ये फुल्ली पढ़ रही हैं ना, मैं कहती हूँ अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो ये आप वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता ये पक्का पढ़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आए या ना आए, पर आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि पहले जैसा ही हो जाना चाहिए, उनके लिए कि पहले जैसा होगा पर आप सहन नहीं कर पाओगे, जो टेक्नोलॉजी अभी है वो नहीं होगी। आप सोच के देखो उस समय महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, शूद्र अतिशूद्रों के साथ कैसा व्यवहार होता था, क्या आप अभी सहन कर पाएंगे? सामाजिक न्याय कैसा था? क्या हम प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सक्षम थे? हाँ, हमने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, तो हम उन कामों को कर सकते हैं कि हाँ भाई हम ये कामों को और अच्छे से बढ़ा के करें, पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ों को वैसे ही ले आए जैसे पहला था।
ठीक है। मैं चाहती हूँ दिल से कि आप ये पूरा पैरा अच्छे से पढ़ें, और कुछ पढ़े ना पढ़े, पर रियली में ये आपको बहुत अच्छी सीख देगा। जिन लोगों के मन में ये है कि वो पुरानी बातें बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएं, तो वो इसमें कुछ कार्यक्रम भी दे रखे हैं। अच्छी बात यह है इस बुक में हर में कार्यक्रम दे रखे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ भाई इंपॉर्टेंट ईयर्स जिसको किसी किसी को याद नहीं रहते, तो वो जैसे कि 1500 ईसी पूर्व से लेके 500 तक वैदिक पाठों के लिए उपलब्ध द्रविड़ और संस्कृत पद संगम साहित्य का जो निर्माण हुआ था उसकी दे रखे 300 से लेकर 600 तक। 3वीं शताब्दी में सामान्य भाषा के रूप में प्राकृत भाषा यूज होती थी, और चौथी शताब्दी का मतलब है 100 ईयर। शताब्दी का मतलब होता है 100 ईयर। तो चौथी शताब्दी आप काउंट करो कि किस से लेके किस तक होती है, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। और राजा भाषा के रूप में संस्कृत का उपयोग होने लगा था। अब ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। मैं चैप्टर्स की वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी, और बहुत छोटी बनाऊंगी। छोटी इसीलिए क्योंकि आप पढ़ने में आसानी हो। ये आपकी बुक है, मैं बुक साथ में नोट्स दोनों इकट्ठे करवा रही हूँ आपके पास। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, अच्छे से मैंने दिखा दिया है। कमेंट्स, अपने विचार कमेंट्स में डाल देना, मैं ध्यान से पढ़ूँगी। मैंने आंसर दे दिए हैं कि मैंने एक स्पेसिफिक किसी की देखी नहीं, मैंने हर किसी की थोड़ी थोड़ी देखी है। और आप ऑनलाइन देख सकते हो, पर वैसे तो मैं खुद ही करा रही हूँ, तो आप मेरा भी देख सकते हो। और मैं वैसे भी अच्छा करा रही हूँ। अगर कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं रियली सोल्व करूँगी उस कमी को। और मेरा मोटिव है वीडियो को छोटा बनाना, 1-1 घंटे की वीडियो नहीं बनाना, ताकि आप छोटे में वीडियो देख भी सकें, रिवाइज भी कर सकें, और अच्छे से अपना नोट्स भी बना सकें। और समझ में आया तो बताना, अगर नहीं आया तो भी बताना। ओके बाय।